तो चलिए क्लास नंबर 4 की बात करेंगे। 150 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। आज हम फिर से 50 प्रश्नों को देखेंगे और 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 500 क्वेश्चन में से। क्लास नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 151 आप लोग देखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला या हिंदी? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है, आप आराम से लगा देंगे कि वह भाषा आपकी हिंदी है, नो डाउट, है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बच्चा बच्चा जानता है, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? सलारगंज संग्रहालय, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? सर ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? सर हैदराबाद में है सलारगंज संग्रहालय। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा बहुत ही प्रश्न आसान है। किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा स्थित है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, वसा है, एंजाइम है या प्रोटीन है? पेनिसिलिन क्या है? तो बड़े अच्छे से जानते हैं हम पेनिसिलिन क्या है। ये सर एक दवाई है जिसका नाम है एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट कहा जाता है? तो सही आंसर है लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? लोकमान्य तिलक को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? तो सही आंसर बनेगा लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो बच्चों को याद है यदि अफगानिस्तान से जो हमारा एकमात्र एरिया लग रहा है केंद्र शासित प्रदेश का, वो कौन सा है? सर लद्दाख है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। कैच आउट करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल भाषा को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है? जी हाँ, देखिए जो सिंगापुर है इसने तमिल भाषा को अपने है कि आधारिक भाषा का दर्जा दे रखा है। किसने? सिंगापुर ने। इसे याद रखना, सिंगापुर ने क्या दे रखा है? इसे आधारिक भाषा का दर्जा दे रखा है तमिल भाषा को। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो बहुत ही फेमस युद्ध है कलिंग का युद्ध, इनका आखिरी युद्ध था। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, कलिंग का युद्ध इनका आखिरी युद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट बताइए, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो आपने इनकी फोटो तस्वीर देखी होगी। इनके हाथ में एक है बजाने का आइटम, क्या है? वीणा। और वीणा के साथ ही इनकी हर जगह फोटो है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका गुप्त। जी हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त युग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को या गुप्त पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो बड़ा ही आसान है, फटाफट बताइए किसने कराया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ है और किसने निर्माण कराया? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इजी और हमेशा बनता है। याद रखना, जब भी बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? अब ये 20% की पहली बात हुई थी, ठीक है ना, नर्मदा में। कब है? नर्मदा।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। ठीक है, नर्मदा के अलावा कौन सी और नदी निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है माइका क्या है? तो समझ लेना माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लिसिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। रेफ्लिसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सही आंसर है रेफ्लिसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? सर पारे का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर बनेगा आपका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह फिक्स है, 639 होती है। ठीक है, 169 क्वेश्चन क्या है? 639, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, साबुन क्या है? तो देखिए इसका प्रश्न का आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट। भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण। साबुन क्या है? कि भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को आप साबुन कह देते हैं। ये साइंस की भाषा में लिखा है, अपनी देसी भाषा है साबुन। अगला है, पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? ये अम्ल होते हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया स्वरूप बर्तन उन्हें जहर बना देता है। जी हाँ, क्या बना देता है? जहर बना देता है। अगर आप तांबे के बर्तन में कोई भी खट्टा पदार्थ खाते हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए जहर का काम करेगा। और इसके लिए मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार अपने तांबे की कटोरी में दही ली और खाई और आप निपट लिए, जहर बन गया। जहर बनने का ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है कि जहर ही बन गया मर जाओगे। जहर का मतलब है कि आपको बेहद नुकसान देगा। जैसे चाय के बारे में हमसे कहा जाता है कि चाय को दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती है, पर हम कितनी बार पीते हैं चाय गर्म करके? क्या जब मर जाते हैं? क्या नहीं मरते ना। मतलब वो नुकसान देगी, अब अच्छे लेवल पे नुकसान देगी, नुकसान पहले भी दे रही थी, अब और ज्यादा देगी, इसलिए कहा जाता है कि जहर बन जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान मर ही जाएगा। ठीक है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बताइए, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है सर? नाइट्रस ऑक्साइड। 173, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? फटाफट बताइए, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ऑप्शन सामने है, अंड कोशिका, यकृत कोशिका, गुर्दा कोशिका या मांसल कोशिका। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए अंड कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो आंसर बताएंगे आप, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। जी हाँ, किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 175 पर, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो सब जानते हैं कि हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखना, इसलिए गेहूं की रोटी खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, यही हमारी ऊर्जा का सोर्स होता है शरीर में सबसे ज्यादा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बड़ा इजी सा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, सिंध में है या पंजाब में है? देखिए सही आंसर बनेगा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है सर? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो फटाफट बताइए, जैन धर्म का अनुयायी कौन था इन सब में? मालाधर वसु, हेमचंद्र सूरी, सायण या पार्थ सारथी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र सूरी। ये कौन था? मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में से एक व्यक्ति था जो जैन धर्म का अनुयायी था।
179 भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो याद रखना ये जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? सर ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? जिसका संबंध स्वराज पार्टी से नहीं, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर या राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर होगा कि कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। सही आंसर बनेगा राजेंद्र प्रसाद जो है आपका स्वराज पार्टी से संबंध नहीं है। अब ये याद रखो कौन है, तो NCR केलकर का संबंध स्वराज पार्टी से है, मोतीलाल नेहरू का संबंध स्वराज पार्टी से है और CR दास का संबंध भी इस पार्टी से है। किसका नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध नहीं है। 82 पर आ जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? ये बढ़िया प्रश्न है, हमसे अक्सर पूछा था किस सन में हुई थी, तो हम बता देते हैं 1885, रट गया है। पर किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिल द्वितीय, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? फटाफट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सही आंसर जब भी पूछेगा आप बताएंगे लॉर्ड डफरिन। जी हाँ, डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 83 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो काकीनाडा, नेल्लोर, विजयनगरम या अनगोले? अनगोले सॉरी। तो सही आंसर है काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर है। जैसे महाराष्ट्र का बंदरगाह नगर कौन सा? मुंबई, बंदरगाह भी है नगर भी है। तो इसी प्रकार से ये है काकीनाडा। काकीनाडा क्या है? बंदरगाह नगर है, पर किसका? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, गोंड है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सर गोंड है, याद रहेगा, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कोई एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन? सर लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। रेतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। पालघाट केरल में है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ? नाथुल्ला दर्रा कहां पर है? नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, हाँ ये फिलहाल ये आंसर आपका सही है। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात दोनों बराबर हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो याद रखना 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर। निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? जी हाँ, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है? इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न बन जाता है 188 और पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चिनुक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बिल्कुल सही, बुरन सहारा बिल्कुल सही, विलिजार्ड चिली ये गलत है और सामू ईरान सही है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने आपसे गलत पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं 189 पर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? जी हाँ, वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम कर सकते हैं आप? वृक्षों के द्वारा कम कर सकते हैं वायु प्रदूषण को। मछली के द्वारा तो करोगे नहीं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी नहीं, जंतुओं के द्वारा भी नहीं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सटीक बनता है कि वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर अगर कोई बुलबुला है तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एक अवतल लेंस की तरह वो काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 191, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोह के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, क्रीमियम, टीन या कार्बन का प्रयोग? फटाफट बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? क्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को समझ लेंगे, स्टेनलेस स्टील को
बनाने के लिए लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? फटाफट बताइए। हेमटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या लिमोनाइट? जी हाँ, बॉक्साइट इन तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, सीधे सीधे हम चल रहे हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। ठीक है, बैंक दे रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, तो ये से क्या कहेंगे? रिवर्स हो रहा है, मामला उल्टा हो रहा है, तो रिवर्स रेपो दर का नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ठीक है ना, बस ये अब क्या लिखा है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वरना आप बता देते, है ना। सेंट्रल हो गया, स्टैटिक्स हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो देखो, खनन और उत्खनन तो सेवा क्षेत्र में आ नहीं रहा, परिवहन और संचार आ रहा है और होटल आ रहा है, वानिकी और मत्स्य भी नहीं आ रहा, जो तो व्यापार में आ गए दोनों, तो 2 और 3 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो याद रखना 2 अक्टूबर 1952 ये प्रश्न बनता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये फेल हो गया था, पर यह कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ये प्रश्न दिख रहा है या नहीं, ये बता दो बस। चलिए, तुम लोगों को दिख रहा हो, कैमरे में पूरा नहीं आ रहा होगा, और ये छोटा हो नहीं रहा था इससे ज्यादा। ठीक है ना, चलिए तो फिर सही है, क्योंकि ये काफी, अगर ये ऑनलाइन देखेंगे जैसे, तब ये समस्या रहेगी ऑनलाइन वालों को, पर कोशिश करते हैं जिन्हें ऑफलाइन में दिख रहा हो देखेंगे। प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर भी दीजिए। तो एक तरफ व्यक्ति हैं और एक तरफ संबंधित हैं, तो सबसे पहले है MS स्वामीनाथन और इधर आपकी लिस्ट है। दूसरे नंबर पर है LK झा, फिर है VG कुरियन और मोरारजी देसाई। सारे नाम आपके सुने हुए हैं, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। एक तरफ के जो नाम है वो हैं बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति और भारी उद्योग, साथ में कराधान। इधर ऑप्शन 4 है, इधर ऑप्शन 5 है, तो इनमें से कोई एक खाली रहेगा, याद रखना, ऐसे एग्जाम में भी आपके साथ होगा। अब आप बताइए आंसर क्या बनेगा? तो सही आंसर में ज्यादा समय नहीं बिताते हुए बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, अर्थात ए का 3 है। ए का 3 है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन किसके लिए है? हरित क्रांति के लिए। बी है, बी का 5, बी का 5 है, अर्थात LK झा कराधान के लिए। सी का 3 है ना, चलिए सही है। सी का रुकिए, ये थोड़े ऑप्शन इसके ऊपर नीचे हो रहे हैं। सी का 3 नहीं होना, सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 होगा। तो VG कुरियन ये किस में है? दुग्ध उत्पादन। और डी का क्या होगा? 1, डी का 1 होगा, अर्थात मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। कौन सा खाली रह गया? भारी उद्योग खाली रह गया, रह जाने दो। ठीक है ना, हो सकता है ये क्लास में फोन में देखते हुए कम दिखे, ठीक है, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक ही प्रश्न था ऐसा जिसमें मुझे भी समस्या हो रही थी बनाते हुए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? भारत में साक्षरता कितनी है? 74.04, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 199। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, दमन व दीव का लिंग अनुपात सबसे कम है। प्रश्न बनेगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है केवल एक, आगरा फुर्सतगंज, बाकी सब सही है। कानपुर, चकेरी, ये हवाई अड्डे के नाम है, याद रखना। कानपुर में हवाई अड्डा, चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमोसी हवाई अड्डा है,
आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, इसीलिए आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ आपके प्रश्न हो जाते हैं पूरे 200, क्लास नंबर 4 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब मिलेंगे 5 में। खैर